Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So मार्ट ट्रांसको AE 2023 एग्जाम के लिए टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल ये दोनों भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. सो मैंने आपको प्रीवियसली गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों के भी बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था. सिलेबस भी मैंने प्रोवाइड किया था एंड ऑल्सो कहाँ से पढ़ना है टेक्निकल का वो भी डिटेल में आपको मैंने बताया था. बट नॉन टेक्निकल के बारे में मैंने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया था. सो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताऊंगी कि क्या क्या सिलेबस होता है नॉन टेक्निकल का. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और हम कैसे स्टडी कर सकते हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स और कहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस के लिए हम कौन से बुक रेफर करेंगे. ये सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे. सो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर कीजिए. ठीक है. एंड इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. वी हैव वन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल सो उससे ज्वाइन कीजिए. लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो नाउ वी विल डिस्कस कि नॉन टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है. सो जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको दिया था गाइडेंस वीडियो, सो उस गाइडेंस वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास कौन से नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं. बट यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसका सिलेबस. ठीक है. सो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स दो होते हैं. ठीक है. एक तो जनरल एप्टीट्यूड होता है एंड सेकेंड इज मराठी लैंग्वेज होता है. बट जनरल एप्टीट्यूड इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू डिफरेंट पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है? एक तो रीजनिंग एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है. अगर स्पेसिफिकली मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं इट इज नथिंग बट 40 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग इज 40 बट ईच क्वेश्चन इज ऑफ हाफ मार्क. एक क्वेश्चन हाफ मार्क का होता है. दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो दैट इज गोइंग टू बी 20 मार्क्स. ठीक है. सो मैक्सिमम मार्क्स 20 होते हैं. अगर आपने पूरी तरीके से रीजनिंग को अटेम्प्ट किया और सारे के सारे एक्यूरेटली आपके करेक्ट हो तो आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं? 20 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ हाफ मार्क्स. सो अगर एक क्वेश्चन हाफ मार्क का होगा तो जो मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दैट इज गोइंग टू बी 10 मार्क्स. ठीक है. सो अगर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के करेक्ट हो तो आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं. सो ओवरऑल जनरल एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का होता है? जनरल एप्टीट्यूड होता है 30 मार्क्स का. मैक्सिमम मार्क्स 30 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड से कितने पूछे जाते हैं? सो 60 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जनरल एप्टीट्यूड से सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है. रही बात मराठी लैंग्वेज की. सो मराठी लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन होता है हाफ मार्क्स का. सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम 10 मार्क्स अगर आपके सारे के सारे मराठी लैंग्वेज के क्वेश्चंस करेक्ट हो. ठीक है. सो ये तो ओवरव्यू हो गया नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग. बट अभी हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के. ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ हाईलाइटेड करके रखी हूँ. सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको और ज़्यादा टाइम देना होगा ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सके. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द रीजनिंग सेक्शन. सो आप यहाँ देख सकते हो दैट वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टॉपिक्स. सो इन टॉपिक्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सा टॉपिक हमें ज्यादा स्टडी करना होगा, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है. सो वन बाय वन हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन सिटिंग अरेंजमेंट. सेकेंड वन वी हैव हियर इज पजल. थर्ड वन इज सिलोगिज्म. देन वी हैव कोडिंग एंड डिकोडिंग.
then we have blood relations, then we have ranking, then we have equality and inequalities, and then we have डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी रीजनिंग में टॉपिक्स होते हैं, बट मैं यहाँ आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, सो इन सारे के सारे टॉपिक्स में से दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सीटिंग अरेंजमेंट है एंड सेकेंड वन इज पजल। ठीक है, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपको डेली बेसिस पे इसका प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगा। बिकॉज पजल्स और सीटिंग अरेंज में क्या होता है, वहां हमें रीड करके कंडीशंस बनाना पड़ता है। अगर आप एवरेज रीडर हो तो कुछ ना कुछ आप मिस कर जाओगे कंडीशन में, और आपका पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा। बिकॉज कम से कम टाइम में हमें इसे सॉल्व करना पड़ता है, एंड सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चंस भी होते हैं। सो क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि बी के साइड में कौन बैठा है या फिर सी के सामने कौन बैठा है। क्वेश्चंस अभी कैसे आते हैं, थोड़े से हाई लेवल के आते हैं। सो अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड आउट कि बी के थर्ड टू लेफ्ट के आगे में कौन बैठा है। सो ये प्रोसेसिंग के लिए आपको टाइम लगेगा। सो अगर आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कीजिए। जितना कम टाइम आपको लगेगा डिकोड करने के लिए, उतना ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। और मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग नॉन टेक्निकल सेक्शन और रीजनिंग का आपने ओपन कर लिया, ठीक है, रीजनिंग में सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपको पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट से मिला, सो प्लीज आप उसे अटेम्प्ट मत कीजिए। आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सिलॉग से या फिर इक्वालिटी इनइक्वालिटी का, कोडिंग डिकोडिंग का, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आप सीटिंग एंड पजल्स पे जाइए। क्योंकि अगर आपने पहले ही सीटिंग का या फिर पजल का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आप सॉल्व करते हैं बट आपका आंसर ही नहीं आ रहा, कुछ कंडीशन गलत हो गई होंगी या फिर लैक ऑफ रीडिंग की वजह से कुछ आपने छोड़ दिया होगा बीच में, तो क्या होगा, और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप डबल उस पजल को सॉल्व करेंगे। सो ये आप गलती मत कीजिए, ये मिस्टेक मत कीजिए। आप सबसे पहले छोटे मोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप सिटिंग एंड पजल अरेंजमेंट पे आइए। ठीक है, सिलॉग्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, सिलॉग्स की प्रैक्टिस कीजिए आप। कोडिंग डिकोडिंग भी इजी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ब्लड रिलेशन का आया था ट्रांसको में, एक पजल आया था ब्लड रिलेशन का, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। रैंकिंग आता है, कभी कभी नहीं आता है, आप कर सकते हो, ठीक है, बट यू हैव टू डू दैट। इक्वालिटी इनइक्वालिटी इजी होता है, ये भी आप कीजिए। एंड लास्ट वन इज डायरेक्शन टेस्ट, इसके भी क्वेश्चंस इजी होते हैं एंड आपको ये स्किप नहीं करना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं रीजनिंग के। ठीक है, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप यहाँ देख सकते हो वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है, बट इन टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस से लेके तो प्रपोर्शन परसेंटेज तक, ये सारे के सारे जो आप ऊपर के टॉपिक्स देख रहे हो, इनमें से मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। पिछले ट्रांसको में भी क्वेश्चन आया था मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड, मे बी इस बार भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस आप कर सकते हो, इजी टॉपिक है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट मिक्सचर एंड एलिगेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी एक टॉपिक होता है। ठीक है, आप इसे करिए। एंड देन नेक्स्ट वन इज वर्क एंड टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस किए जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सो इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस है। देन नेक्स्ट वन इज स्पीड टाइम डिस्टेंस, इसमें से भी बहुत सारे वेरिएशंस निकल के आते हैं क्वेश्चंस के, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का फ्रेमिंग किया जाता है इस टॉपिक्स में से, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा इंटरप्रिटेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जैसे रीजनिंग में पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही क्वांट में जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, DI जिसे बोलते हैं, सो DI में कुछ डेटा दिया जाता है
चार्ट के फॉर्म में, बार के फॉर्म में या फिर कुछ लाइनिंग्स के फॉर्म में, एंड यू हैव टू डिकोड दैट डाटा एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ इजी होते हैं, कुछ घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, कुछ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सो रोज ही प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप फैमिलियर हो जाए कि DI अगर आ जाए, कैसा भी घुमा फिरा के आ जाए, then also you can be able to decode that and solve every question of that DI. ठीक है, then next one is ratio, proportion and percentage. So percentage से भी questions आते हैं, ये भी एक important topic है। देन नेक्स्ट वन इज जो आप लास्ट में 4 टॉपिक्स देख रहे हो, इसे स्पीड मैथ्स के टॉपिक्स कहा जाते हैं। ठीक है, सो स्पीड मैथ्स मतलब जो एकदम फास्ट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, स्पीडली हमें माइंड में ही कैलकुलेशन आना चाहिए और आप इतने स्पीडली कैलकुलेट कर सके विद द एक्यूरेसी, तभी आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ट्रांसको में भी आए थे, अभी भी आ सकते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज से भी आते हैं क्वेश्चंस, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी आते हैं, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आते हैं। सो ये सारे के सारे लास्ट वाले टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी इनमें से टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ नॉन टेक्निकल इज मराठी। तर मराठी आहे, तर मराठीमध्ये बोलू का मी? तर मराठी हा विषय आपण 10वी पर्यंत शिकलो आणि त्याच्यानंतर पूर्णपणे हा विषय बंद झाला, पण आपल्या महाराष्ट्राच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये मराठी हा विषय विचारला जातो। तर आपल्याला सुद्धा प्रॉपरली मराठीची प्लॅनिंग करायला पाहिजे आणि नुसतं टेक्निकल करणे हे योग्य नाही। इन ॲडिशन टू दॅट वी हॅव टू डू नॉन टेक्निकल ॲज वेल। जेव्हा मी मराठीचा स्टडी करत होते तेव्हा मी जास्त फोकस मराठी ग्रामरवर केला होता, पण ऍक्च्युअल मध्ये पेपर बघितलं तर काय आहे, मराठी ग्रामरचे क्वेश्चन्स तेवढे विचारले नाही जात। क्वेश्चन्स कसे असतात, रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन्स वरती पॅसेज दिला जातो आणि तिथून आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व्ह करावे लागतात। पॅराजंबल्स असतात, काही स्टेटमेंट्स प्रोव्हाइड केले जातात आणि त्या स्टेटमेंट्सला प्रॉपरली अरेंज करावा लागतो। ठीक आहे, अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स येतात, पण मी जास्त फोकस मराठी ग्रामरवर केले होते, तर हा माझा मिस्टेक होता। तर तुम्ही हा मिस्टेक नको करा। तर टेन्सेस म्हणजे काळ म्हणतात, तर इथून पण क्वेश्चन्स आले होते आणि हा पण इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे। ठीक आहे, टेन्सेस। आणि नेक्स्ट वन इज समानार्थी आणि विरुद्धार्थी, ज्यालाच आपण सिनोनियम अँड अँटोनियम म्हणतो, आणि हे पण करणे आवश्यक आहे कारण की इथून एक ना एक क्वेश्चन तर येतोच। ठीक आहे, देन नेक्स्ट वन इज जंबल्स पॅराग्राफ। तर जंबल्स पॅराग्राफ म्हणजेच पॅराजंबल असते। इथे स्टेटमेंट वर खाली दिले जातो आणि आपल्याला प्रॉपरली सिक्वेन्स वाइज अरेंज करावं लागतं। एरर स्पॉटिंग करेक्शन आणि लास्ट वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन। हे पॅसेज असते रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन। तर एक पॅसेज मधून क्वेश्चन्स विचारले जातात, क्वेश्चन्स इझी असतात, जास्त डिफिकल्ट नसतात, फक्त तुम्हाला रीडिंगची प्रॅक्टिस करायची आहे। सो आय होप तुम्हाला इम्पॉर्टंट टॉपिक्स बद्दल आयडिया आली असेल की कुठले कुठले इम्पॉर्टंट टॉपिक्स असतात रीजनिंग मध्ये, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मध्ये आणि मराठी मध्ये। तो रही बात कि हम कहाँ से नॉन टेक्निकल का स्टडी करेंगे, सो मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल बताऊंगी और उसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपको वो टीचर्स पसंद आ रहे होंगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको कोई दूसरे टीचर्स पसंद आ रहे हो तो आप उनका कंटेंट रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, रीजनिंग सेक्शन। सो रीजनिंग सेक्शन में आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो है सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। तो मैंने अंकुश लांबा सर का कंटेंट रेफर किया था, उनके वीडियोस में देखती थी। इनका यूट्यूब चैनल है बैंकिंग क्रॉनिकल। अगर आपको भी इनसे सीखना होगा तो आप इस चैनल को देख सकते हो। इसमें बहुत सारे पजल्स की सीरीज क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि 1000 पजल सीरीज या फिर 100 या फिर 200, 500 ऐसे पजल सीरीज है। सो अगर आपको पजल सीखना होगा तो आप इनके थ्रू सीख सकते हो, ये अच्छा पढ़ाते हैं सर। ठीक है, और अगर और आपको दूसरे से पजल सीखना होगा तो पजल प्रो नाम का यूट्यूब चैनल है जिसमें पारुल गिरा मैम पढ़ाते हैं, इनका भी कंटेंट अच्छा होता है। ठीक है, सो मैंने ये दोनों सर एंड मैम को फॉलो किया था एज फार एज सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स कंसर्न। और मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि सिलॉक्स होते हैं मिसलेनियस में, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस, रैंकिंग, ये सब जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं इनके लिए मैंने पुनीत शर्मा सर का
कंटेंट फॉलो किया था। इनका बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल है। सो ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं पूरे के पूरे मिसलेनियस टॉपिक्स। पुनीत सर सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स भी पढ़ाते हैं, बट इनका कंटेंट थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। सो दैट्स व्हाई मैंने स्पेसिफिकली पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए अंकुश लांबा सर का ही कंटेंट फॉलो किया था। बट कभी कभी मैं पुनीत सर का भी कंटेंट देखती थी, बिकॉज उनके बहुत ही हाई लेवल पजल्स होते हैं, तो उससे रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है, और जो कंडीशंस वो प्रोवाइड करते थे ना, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के कंडीशंस होते हैं। तो उन कंडीशंस के यूज से अगर आपने पजल्स को सॉल्व किया तो आपका लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ जाएगा। सो इसके लिए मैं कभी कभी पुनीत शर्मा सर का भी पजल फॉलो करती थी। सो ये था रीजनिंग के रिगार्डिंग कि मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था, कौन कौन से सर से पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने 3 सर को फॉलो किया था। एक तो अंकुश लांबा सर है, सेकेंड शांतनु सर, एंड थर्ड वन इज आशीष सर। सो डाटा इंटरप्रिटेशन का स्पेसिफिकली मैंने अंकुश लांबा सर से ही सीखा था। ये सारे के सारे सर डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में इन्फो प्रोवाइड करते हैं, बट अंकुश लांबा सर का मैं ज्यादा कंटेंट फॉलो करती थी एज फार एज डीआई इज कंसर्न। शांतनु शुक्ला सर भी अच्छा पढ़ाते हैं एंड आशीष अरोरा सर भी, बट इनका कंटेंट थोड़ा सा हाई लेवल का होता है आशीष सर का। सो अगर आपको और थोड़ा हाई लेवल का स्टडी करना होगा तो आप आशीष सर के भी कंटेंट देख सकते हो, उनके भी अच्छे कंटेंट होते हैं। एज फार एज वर्ड प्रॉब्लम इज कंसर्न, सो वर्ड प्रॉब्लम के लिए शांतनु सर एंड आशीष सर के वीडियोस को मैं फॉलो करती थी। एंड लास्ट वन इज स्पीड मैथ। सो स्पीड मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सीक्वेंस। सो ये सारे के सारे स्पीड मैथ्स में आते हैं। तो आपको स्पीड मैथ्स का इतना प्रैक्टिस करना है कि आपके कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप ये सारे के सारे सर्स को फॉलो कर सकते हैं, शांतनु सर, आशीष सर एंड नवीन सर। सो ये सारे के सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इन सारे टीचर्स में से जैसे कि रीजनिंग वाले टीचर्स एंड क्वांट के टीचर्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप फॉलो कर सकते हो। अगर इनके अलावा भी आपको कोई दूसरे टीचर्स पसंद आ रहे हो तो आप उनका भी कंटेंट फॉलो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो फॉलो किया था आप भी वही फॉलो करें, आप अपने चॉइस से भी आपके पसंदीदा टीचर से सीख सकते हो। सो ये सारी की सारी बातें थी कि कंटेंट हमें कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से सीख सकते हैं। बट रही बात प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने टारगेट बैच को परचेज किया था। तो टारगेट बैच ये अंकुश सर का होता है, अंकुश सर बैंकिंग के टीचर है। तो बैंकिंग का जो कंटेंट है जैसे कि रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, सो ये सारे 3 सब्जेक्ट्स टारगेट बैच में दिए जाते हैं। बट हमारा फोकस बस रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही होना चाहिए, यहाँ मराठी नहीं होता है। सो इन दोनों के लिए आप टारगेट बैच को रेफर कर सकते हो। इनमें डेली के टारगेट्स आते हैं, डेली के क्वेश्चंस आते हैं, पजल्स के आते हैं, डीआई के आते हैं, मतलब पूरा का पूरा क्वांट एंड रीजनिंग आपको डेली एज पर टारगेट मिल जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आप टारगेट बैच को ले सकते हो। शायद वो 6 मंथ का होता है या फिर 1 साल का होता है। मैंने 1 ईयर का परचेस किया था, तो आप भी ले सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपके पास कोई दूसरा सोर्स होगा देन यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ठीक है, सो ये सारा का सारा हमने क्वांट एंड रीजनिंग के बारे में डिस्कस किया। बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट मराठी, तो मराठी के लिए मैंने बाड़ा साहेब शिंदे सर का बुक रेफर किया था। मेरे पास इनका बुक है। इस बुक में ज्यादातर ग्रामर पे एम्फोसिस किया गया है। ठीक है, ज्यादातर यहाँ ग्रामर के टॉपिक्स है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैंने ज्यादातर मराठी का बस ग्रामर किया था, उसके अलावा ज्यादा मैंने कुछ पैसेजेस नहीं किए थे, पैराजम्बल्स नहीं किया था, मेरा प्रैक्टिस नहीं था मराठी में। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिए, आप ग्रामर पे ज्यादा मत फोकस कीजिए। ग्रामर के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसी पे ही आप फोकस कीजिए, एंड उसके अलावा आप पैसेजेस कीजिए, एरर डिटेक्शन कीजिए, पैराजम्बल्स कीजिए, इसका ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। रीडिंग पे ज्यादा आप एम्फोसिस कीजिए। जितना ज्यादा आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा होगा उतने ही जल्दी आपके क्वेश्चंस बन पाएंगे। ठीक है, सो डिफरेंट टेस्ट सीरीज में मराठी का कंटेंट प्रोवाइड किया गया था, बट मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया कि ये IBPS पैटर्न से नहीं है। बस मुझे मिशन MSCB वालों का ही मराठी अच्छा लगा था, बिकॉज उन्होंने मराठी का पेपर ऐसे डिजाइन किया था
कि इट वाज कंप्लीटली एज पर IBPS पैटर्न। उसमें पैसेजेस थे, पैराजम्बल्स थे, उसमें एरर डिटेक्शन था और कुछ ग्रामर का भी सेक्शन था, तो मुझे उनका अच्छा लगा था। हमने देखा है कि जो IBPS पैटर्न का इंग्लिश होता है मोस्टली वो एम्फोसिस करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पर, फिल इन द ब्लैंक्स पर, पैराजम्बल्स। तो सेम आपको मराठी में भी देखने को मिलेगा। यहाँ ज्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं होने वाला है, यहाँ मोस्टली फोकस रीडिंग स्किल्स पे होने वाला है। तो आप मराठी का कंटेंट ऐसे प्रिपेयर कीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। ठीक है, सो आई होप आपको नॉन टेक्निकल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। सो अगर आपको कोई क्वेरी होंगी नॉन टेक्निकल के रिगार्डिंग में, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके कि नॉन टेक्निकल का हम स्टडी कैसे करें महार ट्रांस को एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सो चाहे वो ENTC हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, नॉन टेक्निकल तो दोनों में भी कॉमन आता है। और अगर आपको गाइडेंस वीडियो चाहिए स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उस वीडियो में मैंने पूरा डिस्कशन किया है महार ट्रांस को AE के लिए, और स्पेसिफिकली टेक्निकल में क्या करना चाहिए और कौन से बुक से करना चाहिए, सारा का सारा मैंने उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके रखा है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए रिगार्डिंग महार ट्रांस को AE एग्जामिनेशन, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन आई कैन मेक दैट फॉर यू। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।